साल 1973, जगह लखनऊ। एक थिएटर में कुछ लोग ड्रामा कर रहे थे। उसी में एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र महज 21 से 22 साल की थी, अभिनय कर रहा था। अभिनय इतना शानदार कि वहां बैठा हर शख्स ताली बजाने को मजबूर था। अपने अभिनय से वह अपने सभी साथियों को अभिनय में मात दे रहा था, जिसे देखकर हर कोई हक्का बक्का था। इस ड्रामे को देखने के लिए वहां कुछ रॉ एजेंट भी आए थे। वो भी बाकी लोगों की तरह ही इस लड़के का अभिनय देखकर काफी प्रभावित हुए। इतना प्रभावित कि वो रॉ एजेंट उस लड़के को अपनी टीम का हिस्सा बनाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन मन में एक डर भी था कि एक एक्टर को टीम का हिस्सा कैसे बनाया जाए, लड़का इसके लिए तैयार भी होगा या नहीं। ये सुगबुगाहट चल ही रही थी कि एक बड़े अधिकारी ने फैसला किया कि वो उससे रॉ में शामिल होने के लिए बात करेंगे। अधिकारी ने लड़के से बात की। लड़का पहले तो सोच में पड़ गया, फिर उसने दबे मन से रॉ में शामिल होने के लिए हामी भर दी। लड़के को लखनऊ से दिल्ली बुलाया जाता है। यहाँ उसको 2 साल तक कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। उसे मुस्लिम रीति रिवाज के बारे में बताया जाता है। साथ ही उसे अरबी और उर्दू बोलना भी सिखाया जाता है। उसका खतना कराया जाता है और उसे कोड में मैसेज भेजना भी सिखाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होते ही लड़के को पहली पोस्टिंग और पहले मिशन के बारे में मालूम चलता है, पाकिस्तान। ये लड़का कोई और नहीं, भारत के जाने माने रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक थे, जिन्होंने पाकिस्तान सेना में रहकर उसे अंदर से तोड़ा। कितने ही ऑपरेशन नाकाम किए। इन्हीं कारनामों की वजह से ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें ब्लैक टाइगर कहा था। इस वीडियो में हम जानेंगे उनके जीवन, रॉ एजेंट बनने और देश के दिए योगदान के बारे में। हेलो, मैं हेमंत हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। रविंद्र कौशिक के जन्म की बात करें तो उनका जन्म 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के गंगानगर जिले में हुआ था। वो अपने माँ बाप की सबसे बड़ी संतान थे। एक भाई और था और 2 बहनें भी थी। पिता जे.एम. कौशिक भारतीय वायुसेना में अधिकारी थे। उनकी माँ अमला देवी जो कि एक गृहिणी थी। बचपन से ही रविंद्र को एक्टिंग का चस्का था। वो अक्सर अपने दोस्तों और घर वालों की मिमिक्री करते, जिसे सब खूब पसंद करते। एक्टिंग के शौकीन रविंद्र दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट थे, इतने कि लोग उन्हें विनोद खन्ना बुलाते थे। यही सब देखते हुए उनके पिता ने उन्हें एक्टिंग की दुनिया में ही आगे बढ़ने की सलाह दी। रविंद्र की शुरुआती पढ़ाई गंगानगर में ही हुई थी और यहीं से उन्होंने थिएटर की शुरुआत कर दी थी। जब वो बीकॉम 3rd ईयर में थे तो एक थिएटर इवेंट में भाग लेने के लिए लखनऊ गए। वो वहाँ एक ऐसे भारतीय एजेंट का किरदार निभा रहे थे जिसे चीनी सेना ने पकड़ लिया है और उसे खुफिया जानकारी के लिए टार्चर किया जा रहा है। लेकिन कई यातनाओं के बावजूद वह भारतीय एजेंट उन चीनी सैनिकों को जानकारी नहीं देता है। संयोग ये कि नाटक देखने वालों में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के असली एजेंट्स भी थे। दूसरे दर्शक रविंद्र का अभिनय देख रहे थे और रॉ के एजेंट्स वो गुण जो एक जासूस को बनाने के लिए चाहिए होते हैं, वो गुण उन्हें रविंद्र में दिखे। नाटक खत्म होते ही रॉ एजेंट्स ने फैसला कर लिया था कि इस लड़के से बात तो करनी ही पड़ेगी। रविंद्र में रॉ की दिलचस्पी का एक कारण यह भी था कि वो श्री गंगानगर से आते थे। ये इलाका पाकिस्तान सीमा पर था, जहाँ के लोगों के नए नक्श और संस्कृति सीमा पार के लोगों से मिलती जुलती थी। इसी वजह से रॉ को वहाँ से जासूस भर्ती करना आसान लगता था। बहरहाल रॉ में शामिल होने के लिए रविंद्र अपने माँ बाप को दिल्ली में नौकरी लगने की बात कहकर गंगानगर से दिल्ली आ जाते हैं। साल था 1975। दिल्ली आने पर पठानकोट, अमृतसर के कई खुफिया ठिकानों पर उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में उन्हें उर्दू बोलना, अपनी पंजाबी बोली को लाहौर के लहजे में ढालना सिखाया जाता है। साथ ही उन्हें पाकिस्तान फौज के गुप्त ठिकानों के बारे में अहम जानकारी दी जाती है। 2 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद साकिर। अब वो इसी पहचान के साथ जीने वाले थे। पाकिस्तान भेजने से पहले रविंद्र के सभी पुराने रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए। उन्हें पहले दुबई भेजा गया। दुबई में कुछ वक्त गुजारने के बाद रविंद्र अबू धाबी गए।
अबू धाबी में कुछ पाकिस्तान लोगों से पहचान बनाने के बाद रविंद्र पाकिस्तान गए। वहां पहुंचकर वह भारतीय खुफिया एजेंसियों को गुप्त सूचनाएं भेजने लगे। रविंद्र ने अपने इस काम के साथ कराची के लॉ कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया, जिससे किसी को उन पर शक ना हो और वह बिना किसी के डर के आराम से अपने काम को अंजाम देते रहें। लॉ कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही एक दिन उन्होंने अखबार में एक इश्तिहार देखा कि पाकिस्तान सेना में ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम होने वाला है। रविंद्र ने सोचा कि क्यों ना वो इस एग्जाम में बैठकर पाकिस्तान सेना में शामिल होकर गुप्त सूचनाएं हासिल करें। उन्होंने दिल्ली में बैठे रॉ अधिकारियों तक ये बात पहुंचाई। रॉ अधिकारियों ने रविंद्र के इस प्लान को सिरे से खारिज कर दिया। कुछ दिनों बाद रविंद्र को अखबार में एक और फौजी भर्ती के बारे में पता चला, जिसमें पाकिस्तानी फौज के मिलिट्री अकाउंट्स ब्रांच में कुछ क्लर्क जाने थे। रविंद्र ने इस भर्ती के लिए अप्लाई कर दिया। वो सभी मानदंडों पर खरे भी उतरे और इस तरह भारत का एक जासूस पाकिस्तानी फौज में एक क्लर्क के तौर पर काम शुरू करता है। रविंद्र अपने काम में कितने पारंगत थे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि वो पाकिस्तानी फौज के लेखा विभाग में डिप्टी चीफ अकाउंटेंट के पद तक पहुंचे। पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी रविंद्र कौशिक लगातार खुफिया जानकारी भेजते रहते थे। सीधे भारत से कांटेक्ट करना रिस्की था, तो रविंद्र ने अपने इनपुट पहले दुबई और कुवैत भेजते थे। वहां से वो जानकारी भारत आती थी। रविंद्र की इन जानकारियों में पाकिस्तान सेना के मूवमेंट और सीनियर अधिकारियों की तैनाती जैसी कई अहम जानकारी होती थी। रविंद्र अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान उन्हें पाकिस्तानी सेना में तैनात एक सैनिक की बेटी से निकाह भी कर लिया। उनकी पत्नी का नाम अमानत था और अमानत के पिता पाकिस्तान सेना के वर्दी बनाने वाले विभाग में काम करते थे। निकाह के बाद अमानत और नबी अहमद साकिर उर्फ रविंद्र का अमानत के साथ एक बच्चा भी हुआ। जिंदगी आगे बढ़ने लगी। रविंद्र पाकिस्तानी फौज में अपनी ड्यूटी और एक रॉ एजेंट का फर्ज दोनों निभाते रहे। रविंद्र की धार ऐसी थी कि वो प्रमोशन के बाद प्रमोशन पाते और इसी तरह वो बन गए मेजर नबी अहमद साकिर। बीच बीच में रविंद्र घर वालों को खत भी लिखते रहते। सब अच्छा चल रहा था और जब बहुत दिनों तक कुछ अच्छा चलता है तो अनिष्ट की आशंका होने लगती है। ये वो दौर था जब पाकिस्तान कई सारे ऑपरेशंस की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कोई भी प्लान पाकिस्तान का सफल नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान सेना के उच्च अधिकारी भी इस बात से चिंतित थे कि आखिर उनके हर ऑपरेशन की जानकारी भारत को कैसे मिल रही है। उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि जरूर जानकारी पाकिस्तान फौज मिलिट्री के अंदर से ही लीक हो रही है। आईएसआई ने फिर अपनी ही फौज की जासूसी शुरू की। निगरानी की जद में रविंद्र कौशिक भी थे। आईएसआई के पास मेजर नबी पर शक की एक ठोस वजह भी थी। मेजर नबी की बीवी थी, बच्चा था, कराची के लॉ कॉलेज से डिग्री थी, दोस्त थे, लेकिन रिश्तेदार नहीं थे, माँ बाप का आता पता नहीं था। इस निगरानी के बावजूद रविंद्र अपनी गलती से नहीं पकड़े गए। हुआ यूं कि 1983 में भारत से एक और जासूस इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा जाना था। इनायत मसीह को रविंद्र कौशिक से मिलकर कुछ जानकारी भारत लानी थी। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जाता है कि इनायत मसीह को इसलिए भेजा गया था ताकि रविंद्र कौशिक को वापस भारत लाया जा सके, क्योंकि वो लगातार 8 साल से ज़्यादा समय तक पाकिस्तान में रह रहे थे। इसीलिए रॉ उनकी सुरक्षा को लेकर किसी तरह का कोई जोखिम लेना नहीं चाहती थी और उनकी वापसी सुनिश्चित करना चाह रही थी। खैर, आते हैं मुद्दे पर। जब 1983 में इनायत मसीह बॉर्डर पार कर रहे थे, तभी आईएसआई की ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उन्हें पकड़ लिया। आईएसआई ने उन्हें बुरी तरह टार्चर किया। उनके पाकिस्तान में घुसने के मकसद और उनके साथियों के बारे में पूछताछ की, जिस पर इनायत मसीह ने आईएसआई को सब कुछ बता दिया। आईएसआई इनायत मसीह की बातों को सुनकर हैरान थी। इसके बाद रविंद्र कौशिक को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया। आईएसआई ने इनायत मसीह से रविंद्र कौशिक को एक पार्क में बुलाने और बातचीत करने के लिए कहा।
इसके बाद इनायत ने रविंद्र कौशिक को एक पार्क में रात के अंधेरे में मिलने के लिए बुलाया। रात के अंधेरे में रविंद्र कौशिक इनायत मसीह से मिलने के लिए आते हैं और इनायत से कुछ खुफिया जानकारी साझा करते हैं। जैसे ही रविंद्र जानकारी साझा कर वापस जाने लगते हैं, तभी पूरी प्लानिंग के तहत आईएसआई के लोग उन्हें आकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन्हें लगातार 2 साल तक बुरी तरह से टार्चर किया जाता है। गिरफ्तारी के समय रविंद्र की उम्र महज 29 साल थी। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। साल 1985 में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। रविंद्र को इस दौरान पाकिस्तान के सियालकोट, मियांवली, कोट लखपत समेत कई जेलों में रखा गया। जेल भेजने से पहले उन्हें बुरी तरह से टार्चर किया गया। उनके नाखूनों को उनके उंगलियों से अलग कर दिया गया। बिजली के झटके दिए गए। उन्हें अंधेरी कोठी में रखा गया, लेकिन वो अपने देश प्रेम के आगे सब कुछ सहते गए। जेल में रहने के दौरान ही उन्होंने गुप्त रूप से कई पत्र अपने परिवार को लिखे। इस पत्र में उन्होंने अपने साथ की दर्दनाक घटनाओं को साझा किया। एक पत्र में उन्होंने लिखा कि क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले को यही मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक अमेरिकी होता तो मैं 3 दिनों में जेल से बाहर हो जाता। नवंबर 2001 में पाकिस्तान में मियांवली सेंट्रल जेल में तपेदिक एवं हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई। उनके पार्थिव शरीर को मुल्तान के सेंट्रल जेल के पीछे दफनाया गया। मरने के ठीक 3 दिन पहले उन्होंने लिखा कि हमें पैसा नहीं, पहचान चाहिए। रविंद्र कौशिक की खुफिया जानकारी से भारत ने पाकिस्तान के कई ऑपरेशन को विफल किया। उनकी खुफिया जानकारी का ही नतीजा था कि एक बार भारतीय सेना के तकरीबन 20,000 सैनिकों की जान बचाई जा सकी थी। उनके वीरता और अदम्य साहस को देखते हुए ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्हें ब्लैक टाइगर नाम दिया था। लेकिन इन सब के बावजूद देश पर मर मिटने के रविंद्र कौशिक के बलिदान को तिरस्कार ही मिला। उनके इस देश के प्रति किए गए बलिदान को भारत सरकार ने कभी भी खुले मन से उसे स्वीकार नहीं किया। उनके पकड़े जाने पर सरकार ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और उनके बचाव के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया। रविंद्र कौशिक के परिवार ने दावा किया कि साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म एक था टाइगर रविंद्र कौशिक के जीवन पर ही आधारित थी। उनके परिवार ने इस फिल्म के लिए रविंद्र को क्रेडिट दिए जाने की बात कही, लेकिन उनके बात को अनसुना कर दिया गया। रविंद्र कौशिक के बारे में बात करते हुए उनके कॉलेज के उनके दोस्त सुखदेव सिंह कहते हैं कि वह अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में सबसे होनहार छात्रों में से एक थे। रविंद्र के भाई राजेश्वर नाथ कौशिक कहते हैं कि वह हमेशा मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन देश के लिए वह सिर्फ एक खुफिया एजेंट थे। आपको रविंद्र कौशिक के बारे में यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें खबर गांव। कैमरे के पीछे हैं इरशाद।